अब हम आपको यह बताएंगे कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर कांग्रेस पार्टी का अतीत क्या कहता है। मैं आज आपके सामने एक तथ्य रखता हूं। जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर यह बताता है कि ग्राहक के रूप में आपका पहले का परफॉर्मेंस प्रदर्शन कैसा रहा है, आप कितने विश्वसनीय हैं, क्या आप अपनी जुबान के पक्के हैं, क्या आप जब भी लोन लेते हैं तो क्या सही समय पर इंस्टॉलमेंट भरते हैं या नहीं, सही समय पर आपने अपना कर्जा पे किया है या नहीं किया है, भुगतान किया है या नहीं किया है, उससे आपका सिबिल स्कोर बनता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो बैंक आपको लोन नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों का भी एक सिबिल स्कोर होना चाहिए? क्या नेताओं का भी एक सिबिल स्कोर होना चाहिए? आज हम कांग्रेस पार्टी का यह सिबिल स्कोर चेक करेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब तक एक बार भी यह क्यों नहीं कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ है, और यह मुद्दा अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़े जोर शोर से उठा दिया है। आज गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो देश के लोगों को यह लिख कर दे कि वो पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों को कभी नहीं देगी। ये बात कांग्रेस को लिखकर देनी चाहिए। ये चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए आज उन्होंने क्या नई चुनौती कांग्रेस के सामने रखी है। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। आजकल प्रधानमंत्री मोदी का जो आप रूप देख रहे हैं, ये इनका विंटेज रूप है। यानी उनके जो फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो असल में वो उनके इसी रूप को पसंद करते हैं, इसी रूप की प्रशंसा करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुलकर अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देते हैं और खुलकर मैदान में आकर कहते हैं सामने वाले को कि अगर हिम्मत है तो मैदान में आ जाओ। इसी को प्रधानमंत्री मोदी का एक विंटेज रूप कहा जाएगा, और वो अपने इसी तरह के भाषणों के लिए जाने जाते हैं। और उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत समय से उनके इस तरह के रूप को और इस तरह के भाषणों को मिस कर रहे थे, और इस चुनाव में उनका वो रूप वापस लौट रहा है, इसलिए तालियां भी बज रही हैं। लेकिन आज हमारे देश के बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र और लोगों की संपत्ति बांटने का परोक्ष रूप से कोई जिक्र है ही नहीं,
तो फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो 2014 का मैनिफेस्टो है वो भी मैं लेकर आया हूं। इसमें मुसलमान शब्द तो नहीं है, घोषणा पत्र में कहीं उन्होंने मंगलसूत्र का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप उन्हें जोड़कर देखेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी का सिबिल स्कोर समझ में आ जाएगा। मैंने खुद कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र को कई बार पढ़ा है और मुझे भी इसमें मुस्लिम और मंगलसूत्र जैसे शब्द कहीं नहीं मिले। और इस घोषणा पत्र को देखकर हर कोई यही सोचेगा कि मुस्लिम और मंगलसूत्र की ये जो बातें हैं ये आखिर कहां से आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन जब आप इस घोषणा पत्र को हटाकर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और पूर्व में हुई घटनाओं को देखेंगे, पुराने घोषणा पत्रों को देखेंगे। अब देखिए, इस हाथ में मेरे पुराने घोषणा पत्र हैं कांग्रेस पार्टी के और इस हाथ में नया घोषणा पत्र है। सिर्फ शब्दों का खेल है। इस बार बहुत स्मार्टली शब्दों के साथ खेल किया गया है और इनमें साफ साफ लिखा गया है। ये साफ साफ वाले मैनिफेस्टो हैं जहां साफ लिखा है। ये थोड़ा सा ऐसा है जहां धुंधली भाषा में लिखा है, जिसका मतलब तो वही है लेकिन आप शायद समझ नहीं पाएंगे। यानी कह भी दिया और लिखा भी नहीं। तो पूर्व में हुई घटनाओं को जब आप देखेंगे और जैसे बैंक किसी को लोन देने से पहले उसका सिबिल स्कोर चेक करता है, वैसे आप कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता का सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आप सारी कहानी खुद ही समझ जाएंगे और आपको कांग्रेस के अतीत से यह पता चलेगा कि वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे सकती है, दे सकती थी और उसने बड़ी कोशिश भी की। यह संभव है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे और इस बात के बहुत सारे सबूत आज मैं लेकर आया हूं। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 5 बार अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। यह सच्चाई है, यह फैक्ट है। वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि जैसे उसने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया है, ठीक वैसे ही वो पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस ने इस वादे में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया था, जबकि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उसने मुसलमानों को आरक्षण दिया था। अब मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाहता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यह 2009 का चुनाव से पहले, वर्ष 2009 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है जो मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड reservations for minorities in Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh in government employment and education on the basis of their social and economic backwardness. We are committed to adopt this policy at the national level. आप समझ गए? हिंदी में भी रूपांतर आपके सामने है। कांग्रेस ने साफ लिखा है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन की शुरुआत की है, आरक्षण की शुरुआत की है और सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रहे हैं इन 3 राज्यों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया धर्म के आधार पर। फिर आगे वो लिखते हैं, वी आर कमिटेड, हम वचनबद्ध हैं कि हम इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करेंगे। 2009 का घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी का है और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये 2009 का आपने देख लिया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो हमने रिजर्वेशन दिया है, अब हम राष्ट्रीय स्तर पर उसे देंगे। साफ साफ लिखा है। अब देखिए 2014 अगला चुनाव। 2009 का चुनाव तो कांग्रेस जीत गई थी और यूपी की सरकार दोबारा आई। 2014 के चुनाव में, वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने इसी वादे को दोहराया और यह कहा कि उसने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कई कदम उठाए हैं और अगर देश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कानून जरूर बनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने यह वादा तब किया था जब पार्टी के अध्यक्ष
स्वयं सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनावों में देश के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा कर रही थी। और अगर आप इस बारे में इस घोषणा पत्र को अगर देखेंगे तो इसमें भी यह लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में उचित हिस्सेदारी मिले। और यह बात सब समझते हैं कि किसी भी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कानून ही बनाया जाता है, वरना आप खुद सोचिए कि कांग्रेस सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित कैसे करेगी। एक शब्द होता है प्रोत्साहन, वो तो लिखा जा सकता है कि हम प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सुनिश्चित तो तभी होता है जब आप कानून बनाकर यह सुनिश्चित करते हैं। अब मैं जरा आपको पढ़कर सुनाता हूं 2014 का ये घोषणा पत्र मैं अपने साथ लाया हूं। देखिए, द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एड्रेस द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटीज by aiming to provide them reservation in educational institutions and in government employment। साफ लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। We will pursue this matter closely in court and ensure the policy is implemented through proper legislation। Proper legislation का मतलब होता है कि हम कानून बनाकर कानूनी रूप से इसे हम लागू करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस ने 2014 तक कई बार यह कोशिश की कि वो इस आरक्षण को मुसलमानों के लिए कानूनी रूप से लागू करें और हर बार अदालतों में ये बात अटक गई, इसलिए उन्होंने खास तौर पर लिखा है कि हम इस मामले को कोर्ट में भी लगातार फॉलोअप इसका करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस मानती है कि वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के अपने पुराने वादे को भविष्य में कभी लागू नहीं करेगी, तो राहुल गांधी इस पर देश के लोगों को गारंटी फिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि जब आप एक नहीं दो बार अपने मैनिफेस्टो में एक वादा कर चुके हैं और तीसरी बार मैनिफेस्टो में भी आपने अलग शब्दों में वादा किया है, तो आप लिख कर देंगे कैसे। प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी ने 21 अप्रैल से 2 मई के बीच कुल 32 ट्वीट्स किए हैं, 32 बार सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, लेकिन इनमें एक भी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये नहीं लिखा कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देगी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर उन्होंने कई बार यह स्पष्टीकरण लिखा कि कांग्रेस वादा करती है कि वो किसी से भी उनकी संपत्ति नहीं लेगी। लेकिन यह बात राहुल गांधी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर अभी तक ना तो कही है ना लिखी है। यानी उन्होंने ये तो गारंटी दे दी कि हम आपकी संपत्ति नहीं लेंगे, लेकिन यह गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हम पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। अगर राहुल गांधी आज भी यह कह दें कि कांग्रेस कभी यूपीए सरकार की तरह मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास नहीं करेगी जैसा पहले किया था, तो यह बहस यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की मंशा पर लगातार हर रैली में सवाल उठाते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का सिविल स्कोर काफी लो है, काफी खराब है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2013 में जब कांग्रेस कम्युनल वायलेंस बिल और वक्फ की संपत्तियों के लिए संशोधित कानून लाई, तब इनका जिक्र उसने अपने पिछले घोषणा पत्रों में नहीं किया था। यानी ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्रों में अगर कोई बात नहीं लिखी है तो वो होगी ही नहीं। कई बार कांग्रेस ने ऐसा किया है कि उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा लेकिन नया कानून बना दिया। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में यूपीए सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई, जिसका उसने वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में कभी कोई जिक्र नहीं किया था। यह बिल सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जिस भी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे होंगे उनके लिए वहां की बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार माना जाएगा। यानी अगर हिंसाग्रस्त क्षेत्र में कहीं हिंसा होती है किसी क्षेत्र में, अगर वहां हिंदू ज्यादा हैं यानी हिंदू बहुसंख्यक हैं तो हिंदू जिम्मेदार होंगे, और अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो फिर मुस्लिम जिम्मेदार होंगे। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर हिंदू ही बहुसंख्यक है और इसीलिए उस समय इस बिल का बहुत विरोध हुआ और यह बिल तब यूपीए सरकार को वापस लेना पड़ा था। और 2014 में इसके बारे में देखिए क्या लिखा था कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में। द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इज एट द
core of the ethos of our country. The Communal Violence Bill, which was drafted and introduced by the Indian National Congress, remains an important commitment. We will work towards its enactment at the earliest. यानी हमने इस बिल पर काम किया है और जब ये बिल पास नहीं हुआ था तो मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया कि हम जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर इस बिल का उन्होंने विरोध किया था। खुद कांग्रेस पार्टी भी इन तथ्यों से मुकर नहीं सकती, क्योंकि वर्ष 2014 में जब यह बिल कानून का रूप नहीं ले पाया, तब 2014 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया कि वो अगर सत्ता में आई तो यह कानून देश में जरूर लागू करेगी, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और यहां बात सिर्फ इस कानून की नहीं है। यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में ही वक्फ कानून बनाया और इसका भी उसने पिछले चुनाव में परोक्ष रूप से कोई वादा नहीं किया था, ना जिक्र किया था। लेकिन 2013 में कांग्रेस ये कानून लाई और संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड को पहले से ज्यादा अधिकार दे दिए गए और इस कानून में यह प्रावधान डाला गया कि वक्फ बोर्ड यह तय कर सकता है कि देश में कौन सी जमीन उसकी है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ को अपनी जमीन दान में दे दी तो वो जमीन अल्लाह की हो जाती है और हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। और अगर वक्फ को लगता है कि कोई सरकारी जमीन कभी उसके द्वारा इस्तेमाल हुआ करती थी तो वो उस जमीन पर भी अपना दावा कर सकता है। और यही वजह है कि आज देश में न जाने ऐसे कितने मामले हैं जिनमें लोगों की निजी संपत्ति, सरकारी जमीनें, नगर निगम के बिल्डिंग्स, इमारतें, पार्क, तालाब और यहां तक कि अदालतों की जमीन पर भी वक्फ अपना दावा कर चुका है और आज भी करता रहता है। आज भारत में सेना और रेलवे के पास सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। सोचिए, सेना के पास, भारतीय सेना के पास देश में 17,99,000 एकड़ है, रेलवे के पास 11,78,000 एकड़ जमीन है और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है पूरे देश में, 8 लाख एकड़। जबकि मुसलमान इस देश में लगभग 15% है और हिंदू 80% है। लेकिन इसके बावजूद 15% मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास इस देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति है। और फिर भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से एक खंड लिखती है और उनके लिए कई वादे भी करती है। वक्फ बोर्ड के लिए पहला कानून वर्ष 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने बनाया था और बाद में इसमें दो बड़े संशोधन 1995 और 2013 में कांग्रेस की सरकारों में हुए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर देश के लोगों की संपत्ति को एक खास वर्ग को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों की पृष्ठभूमि में एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने अपने मौजूदा घोषणा पत्र में यानी 2024 के घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर देश में एक सर्वे कराएगी और संपत्ति और आय के मामलों में असमानता को दूर करने के लिए नीतियों में बदलाव करेगी। देखिए, नीतियों में बदलाव भी कानून के जरिए ही होता है। इसके अलावा कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में मुसलमानों का जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कश्मीर में वायुसेना के जवानों की हत्या कराने वाले यासीन मलिक को स्वयं प्रधानमंत्री आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। यासीन मलिक पर आतंक के आरोप है, उसे एक आतंकवादी माना जाता है, अभी भी वो जेल में है। लेकिन उसी यासीन मलिक को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने घर बुलाया, जबकि मोदी सरकार में यही यासीन मलिक आजकल टेरर फंडिंग के आरोपों में जेल में बंद है। तो आज ये जेल में है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री खुद अपने घर बुलाकर इन्हें मिलते थे, इनके साथ फोटो खिंचवाते थे। और यह सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हुआ करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब यासीन मलिक को बुलाएंगे तो पूरे देश के मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे, चाहे यासीन मलिक ने कितना भी आतंकवाद फैलाया हो। इसी तरह वर्ष 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की तस्वीरें देखकर उस समय सोनिया गांधी भावुक हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और यह बात खुद तब सलमान खुर्शीद ने बताई थी कि सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? क्योंकि बाटला एनकाउंटर में कुछ युवा आतंकवादी मारे गए थे, इसलिए आंसू आ गए।
उसी एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी भी शहीद हुए थे, लेकिन उनके लिए आंसू नहीं आए। वर्ष 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाने का वादा किया था और वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम का एक कानून लाई थी, जो कहता है कि अयोध्या को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों की उसी यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले थी। और यह कानून आज मथुरा और काशी जैसे मामलों में मंदिरों के स्थान पर बनी मस्जिदों को कानूनी अधिकार देता है और इसी कानून को आधार बनाकर आज मुस्लिम पक्ष अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसका मतलब यह था कि अगर 15 अगस्त 1947 तक किसी मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद बनी हुई है तो फिर वो मस्जिद ही रहेगी और इसका एक ही अपवाद था, वो था राम जन्मभूमि। सोचिए, इस अतीत के बावजूद आज कांग्रेस ये कह रही है कि उस पर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण के झूठे आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं किया है। अब देखिए, मैं आपको कांग्रेस का इस बार का एक घोषणा पत्र जो 2024 का है, भाषा कैसे बदल गई लेकिन मंशा वही है, वो भी आपको बताता हूं। एक जगह लिखा है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2024 का, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी इस वर्ग को प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। यहां तक बिल्कुल ठीक है, प्रोत्साहन देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगले ही पॉइंट में वो लिखते हैं, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध यानी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पीडब्ल्यूडी के, उनमें भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण या अवसर, आरक्षण का नाम तो नहीं लिखा है, अवसर दिए जाएंगे, यह लिखा है। क्या लिखा है अभी भी आप देख लीजिए, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले, यह कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रोत्साहित करने में और सुनिश्चित करने में फर्क यह है कि सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब इसको लेकर कोई कानून बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने संविधान को बदलने का और आरक्षण को खत्म करने का अपने घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया, ना ही लिखा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि आज भी लगा रहे हैं और आज भी कर्नाटक में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आई तो देश में आरक्षण समाप्त हो जाएगा। संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए। संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो और वो संविधान को जड़ से उठाकर फेंकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी पार्टी को वोट देते हैं या जिस भी पार्टी के समर्थक हैं, उन पार्टियों के घोषणा पत्रों को बहुत ध्यान से पढ़िए। एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक नहीं कई बार घोषणा पत्रों को पढ़ना चाहिए। और हमारी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक एक आम आदमी का सिबिल स्कोर चेक करता है, लेकिन आम आदमी के पास अपने नेताओं का और पार्टियों का सिबिल स्कोर चेक करने का कोई जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है और हम करते भी नहीं। तो आपसे आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि आप आज से अपने नेताओं का सिबिल स्कोर चेक करना शुरू कीजिए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का सिबिल स्कोर चेक करना शुरू कीजिए। और सिबिल स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए कि वो ये पार्टियां और नेता अपने जुबान के कितने पक्के हैं, इन्होंने पहले आपसे क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी नेता ऐसा है जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो बोलते कुछ है और करते कुछ हैं, तो उसका सिबिल स्कोर कम रखिए। और आपको लगता है कोई पार्टी और नेता ऐसा है जो कहता है, कर दिखाता है, तो उसका सिबिल स्कोर हाई है। और फिर आप उसी हिसाब से इन पार्टियों को अपना वोट दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बैंक आपको लोन देता है।